हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। माँ पीताम्बरा की कृपा से आप सपरिवार सहित स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोविड-19 के एरा में सीबीएसई ने भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, और रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक ऐसे हैं हमारे केमिस्ट्री में भी, सभी सब्जेक्ट में है वैसे, लेकिन केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने कुछ यूनिट्स में। तो जो अभी हमारा थर्ड चैप्टर था, उस थर्ड चैप्टर में जो बैटरी वाला पार्ट है वो एक्चुअल में रिड्यूस किया हुआ है, इसलिए हमारा वो चैप्टर वहाँ से कंप्लीट होता है। और मैंने आप सबको जो व्हाट्सअप का जो ग्रुप है, उस ग्रुप पे मैंने आपको कितना कम हो गया सिलेबस, और 2020-21 का नया सिलेबस क्या है, ये सब मैंने उसमें आपको डाल रखा है। आप उसको ज़रूरी देख लिए होंगे, उम्मीद है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप पर अपना जो हाँ कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर मुझे शेयर करिएगा। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट नंबर जो हमारी फोर्थ है, 12th क्लास यूनिट नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। तो इस केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 1 पे हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो जो हमारा पार्ट 1 है, अच्छा, उसको पार्ट 1 को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा हम ये भी जान जाएं कि एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो काइनेटिक्स जो है वो काइनेसिस वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसका सीधा सीधे शब्दों में कहें तो मतलब होता है मूवमेंट। तो देखिए, यहाँ केमिकल काइनेटिक्स से मतलब क्या है और हमें क्या डिस्कशन करना है इस यूनिट के अंदर। तो देखिए, इस चैप्टर के इस पार्ट में, पार्ट फर्स्ट जो है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच द कोरिलेशन बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड इट्स रेट। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स रेट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन और उसकी रेट के बारे में जहां डिस्कशन किया जाए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इन 3 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड वन इज द मॉडरेट रिएक्शन, और थर्ड वन इज द वेरी स्लो रिएक्शन। तो दो रेट के बेस पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वो है जो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, एक वो है जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, एक वो है जो मॉडरेट रेट से रिएक्शन होती है। जनरली हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में मॉडरेट रेट वाली रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। ना तो हम उन्हें पढ़ते हैं जो बहुत फास्ट हैं, जो कुछ पिको सेकंड में ही हो जाती हैं, 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻14 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है। लाइक दैट फोटोसिंथेसिस, लाइक दैट विज़न, हमारे आँखों के द्वारा जो देखने की फिनोमिना है वो भी एक वेरी फास्ट रिएक्शन है। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि जिस तरफ को भी हम अपना फेस करना शुरू करते हैं, हमें कोई भी चीज़ हाल की हाल दिखने लगती है अगर हम नॉर्मल हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि हमने देखना शुरू किया और कुछ देर के बाद ऐसे ऐसे करेंगे कि भैया क्या स्थिति है। नहीं, जिस तरफ भी हमने देखना शुरू किया हमें वो चीज़ हाल की हाल दिखने लगती है, क्योंकि विज़न जो है हमारा वो वेरी फास्ट रिएक्शन में है ना, कुछ पिको सेकंड में ही कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम अब पार्ट फर्स्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा फेमिलियर कराया कि एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो हमने आपसे कहा इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच द रिलेशनशिप और को रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के किस तरीके से हो रही है, क्या उसकी रेट है, और अगर आपसे कहें तो कितने स्टेप में हो रही है, क्या मैकेनिज्म है, इस सब की स्टडी जहाँ की जाती है उसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसमें पार्ट फर्स्ट, जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें हम जानेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम थोड़ा आउटलाइन देखें। इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, किन किन कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन संभव होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस पे हम जाते हैं। तो ये हमारी आउटलाइन हो गई है। अभी थोड़ा सा आ जाइए आप।
चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर हम जाने तो लिखा है कि फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हेन डेल्टा जी इज लेस देन ज़ीरो। मतलब आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, दैट मीन माइनस में हो, तो जैसा कि हम जानते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, अपने आप होती हैं, है ना। और एक्सटेंड टू विच ए रिएक्शन प्रोसीड इक्विलिब्रियम, ठीक है, फूड गेट स्पॉइल्ड इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन डेल्टा जी इज लेस देन ज़ीरो। बट हाउ रैपिडली फूड गेट स्पॉइल्ड, हाउ फास्ट रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस, ऑल दीज क्वेश्चन आर एक्सप्लेन बाय केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए जैसा कि अभी ये दो आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, दो बातें आपसे की जा रही हैं कि एक तो कितना जल्दी खाना ख़राब होना शुरू हो जाता है और किसी आयरन आर्टिकल पर कितने जल्दी रस्टिंग होती है। ऑल दीज क्वेश्चन आर एक्सप्लेन बाय केमिकल काइनेटिक्स। दैट मीन अब हमें देखिए, ये तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कहा यह गया कि खाना कितना जल्दी ख़राब हो जाता है और लोहे पर जंग, जो आयरन ऑब्जेक्ट हैं, आयरन आर्टिकल्स हैं, उन पे कितने जल्दी रस्टिंग शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ बात आ गई है कि टाइम टेकिंग कितना है, मतलब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। बस जहाँ टाइम की बात करेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन और किस रेट से हो रही है इसकी जैसे ही बात करेंगे, तो बस वहीं पर नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं। देखिए आप, अब डिस्कस करते हैं हम लोग इस पे केमिकल काइनेटिक्स पे। तो क्या लिखा है, डील्स विद द रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। So we know that it is the branch of physical chemistry in which the correlation or the relationship between the rate of reaction as well as the mechanism of reaction, किसी भी रिएक्शन की रेट और उसकी मैकेनिज्म के बारे में जहां आपस में डिस्कशन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इट डिस्क्राइब स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हमें किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में जानकारी मिलती है। फिर मैंने जैसे आपसे कहा था रिएक्शन टाइप्स एज स्लो, फास्ट और मॉडरेट रिएक्शन, इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कोई भी जो रिएक्शन है वो स्लो है या फास्ट है या मॉडरेट रेट की है। इसके अलावा हमें ये भी पता पड़ जाता है कंडीशन बाय विच रिएक्शन रेट कैन बी अल्टर्ड, मतलब किन कंडीशंस में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट मीन कौन सा टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, कौन सा कैटलिस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसा कि आप इस कार्टून जैसे आप एक पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये कछुआ हो गया और एक कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ जा रहा है, तो ये उसकी स्लो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसकी फास्ट, ये जो पर्सन साहब बहुत ज़ोर से दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये फास्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारी स्लो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलें अब बात करते हैं हम किसकी, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट पे बात करते हैं। रेट है क्या, तो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और हम ये कहें चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आपसे कहा गया कि गाड़ी की स्पीड क्या है, तो आप क्या कहते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। सो दैट मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक व्हीकल ने टाइम के रिस्पेक्टिव कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो वो कहला जाती है उसकी स्पीड। तो स्पीड कहें, रेट कहें और वेलोसिटी कहें, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, द चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वी नो दैट इन ए केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन मस्ट बी चेंज and the concentration of reactant decreases time to time and the concentration of product increases। जिस स्पीड से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसी स्पीड से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। तो कंसंट्रेशन तो चेंज दोनों की होती है, रिएक्टेंट की भी होती है और प्रोडक्ट की भी होती है। बस इतना है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आपकी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है हमारी, कम होती चली जाती है, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है,
उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, तो क्या कहा गया, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। सो लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। सो हम बार बार बताई जा रही, देखिए छोटी सी बात है, कंसंट रेट तो दोनों एक ही जैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, लेकिन अभी आप देखेंगे, अभी हम बता देते हैं आपको कि जब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, ठीक है, तो रिएक्टेंट के चेंज में कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो उसके लिए माइनस साइन आएगा, और प्रोडक्ट के केस में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा, है ना। तो रेट तो इक्वल रहेगी, क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट डिक्रीज़ होता जाएगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो चेंज तो दोनों की कंसंट्रेशन में होगी, लेकिन एक होगा डिक्रीज़ और दूसरा होगा इंक्रीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए दूसरा अब लिखा हुआ है कि कंसीडर ए रिएक्शन एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सो आर रिएक्टेंट और पी क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब जो जैसा हमने आपसे कहा, तो देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो क्या हो गया जरा देखेंगे, आर रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो क्या कह दिया, डेल्टा आर, और R2 माइनस R1। R2 यहाँ पर क्या हो गया, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, कितना था। यहाँ आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे और इसको आप क्या मान के चलेंगे, यहाँ ये प्रोडक्ट है ना, थोड़ा गलत टाइप हुआ है, तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा आर, डेल्टा मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सब चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और R2 माइनस R1, R2 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन होगी, R1 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। इसी तरीके से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होगा, सो डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1, ये P2 हो गया द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन फाइनल टाइम, और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियल टाइम। चेंज इन टाइम, सो डेल्टा T हो गया T2 माइनस T1, और ये आप जानते हो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशन, और याद करिए 11th में एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, देखिए अभी हमने आपसे पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, ये देखिए आपको फिर बताते हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं एक्चुअल में उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है। ठीक है, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, इसलिए उसके लिए माइनस साइन आता है, और जो आपके प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इसलिए प्लस साइन आता है। ठीक है ना। तो देखिए अब आप इसको देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो गया, माइनस डेल्टा आर, बिकॉज रिएक्टेंट है इसके लिए माइनस का साइन लगाया, तो ये थोड़ा सा, चलिए हम यहाँ देखते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और ऐसे ही इज इक्वल टू, यहाँ हम और अच्छा बताएं तो आपको प्लस का साइन लगाना चाहिए, प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो बस रिएक्टेंट की बात की जाए तो उसके लिए माइनस का साइन लगाया, और जब प्रोडक्ट की बात की जाए तो उसके लिए प्लस का साइन लगाया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन तो दोनों की एक्चुअल में चेंज हो रही है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर इसको एक अनदर टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। डिसअपीयर होना, एक्चुअल में रिएक्टेंट डिसअपीयर होता जाता है और प्रोडक्ट अपीयरेंस होने लगती है, मतलब प्रोडक्ट बनने लगता है और रिएक्टेंट ख़त्म होने लगता है। सपोज दैट हमने फ्रीजर में लेकर के वाटर को रख दिया, धीरे धीरे क्या होगा, पानी आपको ख़त्म होता हुआ दिखेगा और आइस बनना शुरू हो जाएगी, है ना। तो क्या लिखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, दैट मीन रिएक्टेंट और टाइम टेकन। तो माइनस, देखिए माइनस साइन लगाया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिएक्टेंट है, एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट जो लगाया वो एक्टिव मास है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन है। देखो इसमें लिखा भी है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम। और फिर क्या लिखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है वो डिसअपीयर हो रहा है, तो लिखा है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो रिएक्टेंट था तो डिक्रीज हुआ, है ना, और प्रोडक्ट है तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा पी अपॉन टाइम टेकन, सॉरी
इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकिंग। सो हो गया डेल्टा पी। देखो अब यहाँ आ गया ना प्लस का साइन, और यहाँ क्या था, ये माइनस का साइन था, क्योंकि माइनस मतलब क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और प्लस मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से जैसे कि अभी आपने देखा, तो अभी जैसा आपने देखा तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाया और यहाँ माइनस का साइन लगाया, जो कि क्या कर रहा है, हमारे कंसंट्रेशन को डिक्रीज या इंक्रीज होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये आ जाइए। अब एक जनरल एक केमिकल रिएक्शन ले ली हम लोगों ने, ए प्लस, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, और ए और कैपिटल बी जो है वो रिएक्टेंट हैं, और कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट हैं। तो देखो ये 11th में ही पढ़ा था आपने, या हम बता देते हैं आपको कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रहते हैं उनसे उसको रेट को डिवाइड किया जाता है। फिलहाल चलिए ए रिएक्टेंट हो गया, सो आप अभी बकाया मत देखिएगा, आप सिर्फ इसको समझो। ए रिएक्टेंट हो गया, सो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है। चलो अब कितने हैं, ए स्मॉल ए है, सो 1 अपॉन स्मॉल ए हो गया। अगर ये होता सपोर्ट दैट 3H2, बात समझ ना, 3H2, तो उसको कैसे, अभी आएगा एग्जाम्पल आएगा, तो उसको लिखते 1/3। ठीक है, ऐसे देखो इस बी के केस में देखें अगर हम, -1 माइनस क्यों आया, ठीक है, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही। ओके, बी क्यों आया, क्योंकि जो कैपिटल बी जो रिएक्टेंट है वो उसके नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने, स्मॉल बी है, सो उसे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक के लिए निकालना है हमें। डेल्टा चेंज के लिए आया, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट को कर रहा है, अपॉन डेल्टा टी टाइम टेकिंग है। ऐसे ही आप आ जाइए, यहाँ इन्होंने प्लस का साइन नहीं लगाया है। देखिए आप मैथमेटिक्स के भी अकॉर्डिंग जानते हो कि अगर अपन यहाँ नहीं लगाते हैं तो भी अंडरस्टूड रहता है कि वो हमको क्या है, प्लस साइन मानना चाहिए, और बेटर है कि आप इसको लगा दें। तो इसमें क्या दिखाया गया, देखो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा डी 1/c, जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ऐसे डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी और 1/d। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो मोल लीटर इनवर्स तो हमारी हो जाएगी कंसंट्रेशन की यूनिट होने लगी, और सेकंड इनवर्स ये टाइम है, एक्चुअल में अपॉन में टाइम है, इसलिए अब जाएगा तो क्या होगा हमारा कि वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए ये हो गया, फिर आप आ जाइए, इसके बाद क्या कहा गया, अब एक नया टर्म आया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज। अब एवरेज की बात क्या हुई, चलो हम आपको एक रफ एग्जाम्पल देते हैं। सपोज दैट आप दतिया से भांडेर जा रहे हो, और दतिया से जब आप भांडेर जा रहे हो तो आपकी गाड़ी को बीकर अपने नवोदय के सामने मंदिर पे किसी ने आपको गाड़ी चलाते हुए देखा, और उसने उस समय देखा कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका भांडेर माना कि दतिया से 30 किलोमीटर है, तो आपको कितनी देर में पहुंच जाना चाहिए, 15 मिनट के अंदर। समझ रहे हो ना, 120 की स्पीड से अगर गाड़ी चला रहे हैं और भांडेर से दतिया अगर आपका 30 किलोमीटर दूरी पर है, तो आपको कितने समय में पहुंच जाना चाहिए, 15 मिनट में। लेकिन आपको भांडेर पहुंचने में लग गया 35 मिनट। तो वो बंदा जो आपको देख रहा था, वो व्यक्ति जो आपको देख रहा था, वो आपसे ये पूछेगा कि आपकी स्पीड तो 120 थी, उसके हिसाब से तो आपको भांडेर पहुंचने में केवल 15 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन आपको क्यों 35 मिनट लग गए। तो अब इसका जवाब क्या होगा, तो आप ये कहोगे कि भाई साहब आपने जब हमें बीकर में देखा तो चूंकि हम स्कूल के सामने से जा रहे थे इसलिए स्पीड में थे। ओके, ये तो फनी आंसर हो गया। फिलहाल बात करते हैं अगर हम यहाँ की, तो आप जब बीकर पे जब आप गाड़ी चला रहे थे तो माना कि रोड खाली था और उस समय आपकी स्पीड 120 थी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि दतिया से जब आप निकले थे स्योड़ा चुंगी पर आप जैसे ही आगे को बढ़े तो वहाँ पर भी आपकी स्पीड 120 होगी, या थोड़ा अपने बीकर से आगे बढ़ के आप दुरसड़ा या बसवाहा पर पहुँचे, वहाँ भी स्पीड आपकी 120 की होगी। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीच में कभी स्पीड आपने 20 की भी ली होगी, कभी आपने ब्रेक भी लिया होगा, कभी भैंसों का झुंड भी आ गया होगा, तो आपको गाड़ी रोकनी भी पड़ी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो 35 मिनट में पहुँचे वो आपकी एवरेज टाइम था,
इसका मतलब ये है कि जो रेट है वो आपकी कंटिन्यू कांस्टेंट नहीं रही, 120 की स्पीड नहीं रही उसमें। वो जो स्पीड है आपकी वो कभी ज़्यादा भी हुई है तो कभी कम भी हुई है। तो इसलिए जब किसी भी रिएक्शन की रेट जो देखते हैं तो वो जनरली क्या होती है, एवरेज में काउंट की जाती है ना, समझ पा रहे हो ना, एवरेज में। तो क्या लिखा है, एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एक 20 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम था, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो पर्टिकुलर जो टाइम इंटरवल है उसमें अगर देखा गया, ठीक है, तो उसमें जो रेट है वो वेरी भी कर सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए उसमें एवरेज लिया जाता है। तो क्या कहा गया, एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। ठीक है, जो चेंज होने में टाइम लगा उसके रेस्पेक्टिव देखी जाती है। तो क्या लिख दिया, आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और ऐसे ही आपको जैसा हमने कहा कि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाया, और ये प्रोडक्ट है तो आप चाहो तो यहाँ पर प्लस साइन लगा सकते हो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा। अच्छा, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। बात को समझना, अब ये इंस्टेंटेनियस रेट है तो अब बस वही बात करेंगे कि भांडेर से, दतिया से भांडेर पहुंचने में आपको 35 मिनट लगे, सो वो आपकी एवरेज रेट है। लेकिन जब आपने बीकर पे देखा था और आपकी रेट क्या थी उस समय 120, तो वो आपकी इंस्टेंट टाइम, एट दैट टाइम, बिल्कुल उसी समय, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, कि जो टाइम इंटरवल है वो बिल्कुल जीरो हो मतलब उसमें टाइम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं हो, एट ए टाइम। तो जब एट ए टाइम किसी भी रिएक्शन की रेट को आप देखते हो तो उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एट द इंस्टेंटेनियस रेट। सो लिखा हुआ है व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो से डेल्टा, सो उसको डी टी, मतलब बहुत समय कम होता है, ये लार्ज डिफरेंस को शो करता है, लार्ज टाइम डिफरेंस को शो करता है, और ये बहुत ही माइनर टाइम डिफरेंस को शो करता है। सो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो गया आपका, कि माइनस डेल्टा आर अपॉन डी आर अपॉन डी टी और डी पी अपॉन, ये थोड़ा ये भी डी टी ही रहेगा ये। तो ये आपका एवरेज रेट हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। उसके बाद आपका हो गया एवरेज रेट किसे कहते हैं, उसके बाद हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट है तो हमसे पूछिएगा, और क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पर डालिएगा। बार बार वही एक डायलॉग, वही एक चीज़ आपको हमेशा मिलती रहेगी, जो आप नॉर्मल क्लास में होंगे तब भी या होते थे तब भी, कि एनसीईआरटी बुक की जब तक आप लाइन बाय लाइन स्टडी नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।